तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज इस हवाले से बात करेंगे कि पिछले चंद दिनों से कुछ खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई पसे पर्दा, कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं जिनमें मामलात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अब इसी दौरान आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबरा, उनके जो साबिक चीफ ऑफ स्टाफ हैं शहबाज गिल, उनकी जमानत मंजूर हो गई है रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के केस में। और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और कहने वाले कह रहे हैं, सुनगुन जो है ये मिल रही है कि जो एक मुबैना तौर पे मुलाकात हुई है कुछ दिन पहले ऐवान सदर में, जिसमें बताया जा रहा है कि शायद ये मुलाकात इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ पिघलाने का एक बाइस बनी हो या बन सकती हो, उसके बाद की ये एक अहम पेशरफ्त है। क्या वाकई ऐसा है? क्या शहबाज गिल की जो आज जमानत और उसके बाद रिहाई है, क्या वो किसी डील का नतीजा है? क्या वो किसी एतमाद साजी के इकदामात का कोई पहला स्टेप है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोई मेजर है? और इमरान खान के जो उनका एतमाद है वो मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज एक बार फिर उन्होंने एक कौम से खिताब किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा उन्होंने की, जिसमें सहाफ़ी तो शामिल नहीं थे, सवालात तो उनके नहीं थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक बार फिर इस बात पे जोर दिया कि इलेक्शन में फौरन जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने एक बार फिर वार्निंग दे दी कि अगर आप फौरी इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो फिर मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा। और फौरी इलेक्शन में क्यों जाना चाहिए, इसका मुकदमा इमरान खान ने एक बार फिर बिल्ड किया मुल्क के इकोनॉमिक सूरत हाल को लेके। और जहां तक मुआशी सूरत हाल की बात थी, इमरान खान साहब की वो बहुत हद तक दुरुस्त लगती है, क्योंकि इस वक्त महंगाई के जो आशारिये हैं, जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है, डॉलर का जो रेट है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, इंपोर्ट के सामान की पाबंदी की वजह से जो लगी रही पिछले 3-4 महीने, अलगर्ज IMF के प्लान के बावजूद पाकिस्तान की मईशत संभलती हुई नजर नहीं आती। तो यहां तक तो इमरान खान दुरुस्त है, लेकिन क्या इलेक्शन मईशत को ठीक करने का वाहिद हल है या इसके अलावा भी कोई हल हो सकता है? और इमरान खान जो बार बार इलेक्शन पर जोर दे रहे हैं, तो क्या पसे पर्दा कुछ कार्रवाइयां, पसे पर्दा कुछ सरगर्मियां, पसे पर्दा कुछ डेवलपमेंट्स क्या वो चल रही हैं? सदर आरिफ अलवी वो भी बहुत एक्टिव हो चुके हैं, उन्होंने भी जो चंद बयानात दिए वो भी इन्हीं लाइंस पे हैं और उन्होंने कहा कि इलेक्शन फौरी हो जाने चाहिए वरना मुल्क का नुकसान होगा। तो ये मुल्क का नुकसान कैसे होगा? क्या हुकूमत इमरान खान के इस दबाव में आ जाएगी? इस वक्त तो वजीर आजम शहबाज शरीफ उज्बेकिस्तान के दौरे पे हैं, शंघाई ताउन तंजीम का वहां पर एक मीटिंग है हेड्स ऑफ स्टेट की। क्या इमरान खान के दबाव में हुकूमत आ जाएगी? क्योंकि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और सैलाबी सूरत हाल में जनरल इलेक्शंस किस तरह से हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान कल भी कह चुके हैं कि वो अगले साल इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेलमेट नजर आता है बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट। इसमें से दरमियानी रास्ता कैसे निकलेगा, आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है, इसी हवाले से प्रोग्राम में आज बात करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे सियासी मंजरनामे को। इसके लिए मेरे साथ इंतहाई मोतबर और मुस्तनिद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। सबसे पहले सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं अतर काज़मी साहब, वो मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। और मुनीज़े जहांगीर साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, आप कराची में बैठे हैं। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लापता कारकुनान की जो लाशें मिली हैं, उसके बाद MQM ने एक बार फिर से हुकूमत पे दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई वाज़ेह इंदिया नहीं दिया कि वो गवर्नमेंट छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ये प्रेशर MQM का इमरान खान के साथ प्रेशर में मिलके क्या हुकूमत को दबाव में ला सकता है? क्या हुकूमत के लिए मुश्किल हालात हो सकते हैं वज़ीर आज़म शहबाज जब उज़्बेकिस्तान से वापस आएंगे? शुक्रिया गरीदा। मेरा नहीं ख्याल कि MQM फौरी तौर पे निकलने का कोई इंदिया दिया है MQM ने, और MQM इस वक्त इस पोजीशन में है भी या नहीं है। असल चीज वही है जो आपने बेसिक की कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के मामला ठीक हो जाते हैं
کہ جو کہ بظاہر مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسا کوئی بڑا بریک تھرو مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا ایز وی اسپیکس ناؤ. آگے کیا ہوگا وہ اس کا نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ آن گوئنگ ایک چیز ہوتی ہے. لیکن فی الحال اس وقت تو مجھے نہیں لگتا کہ الیکشنز کسی بھی صورت میں نومبر سے پہلے ممکن ہے. ظاہر ہے فرض کریں اگر کوئی دباؤ بڑھتا ہے, یہ گورنمنٹ اس پوزیشن میں کمزور پوزیشن میں آلریڈی گورنمنٹ ہے مسلسل پچھلے 5 مہینے میں ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو پا رہی, یہ تو بات طے ہے. اور چونکہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی تو اس کا بائی ڈیفالٹ فائدہ عمران خان صاحب کو ہی پہنچ رہا ہے. یہ گورنمنٹ تو کسی بھی صورت میں نہیں چاہے گی کہ الیکشن جو ہے وہ فوری ہوں, بلکہ ان کی تھنکنگ میں تو بہت سی چیزیں ہیں. ان کی تھنکنگ میں تو یہ بھی ہے کہ جی اگلے سال جو اگست میں 5 سال کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے, یعنی اوور آل ٹینیور ختم ہو رہا ہے اور الیکشنز جو ہیں اکتوبر میں ہونے ہیں جو اکارڈنگ ٹو شیڈیول, تو اس میں کسی طریقے سے کوئی اس طرح کی موو کی جائے پارلیمنٹ کے تھرو کہ 1 سال کی ایکسٹینشن لے لی جائے گورنمنٹ کی, جو کہ ظاہر ہے ایک مشکل ہے. اور میرا خیال ہے یہ تھنکنگ بہرحال ہے کچھ لوگوں میں. تو مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کسی بھی صورت میں عمران خان کیا اتنا دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں عمران خان کہ وہ مجبور کر دیں گورنمنٹ کو کہ شہباز شریف اعلان کر دیں الیکشن میں, اور اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ان کے جو ایک اہم تقرری ہے اس کے بارے میں طے ہو جائیں. یہ انہوں نے مختلف ایک فلر بھی چھوڑے ہیں, چیزیں کسی حد تک کول ڈاؤن ہوئی ہیں, ناٹ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا اپوزیشن بٹ بٹوین گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ. لیکن چیزیں یہ کہیں کہ آج ہم کہیں کہ کوئی سمجھوتا ہونے جا رہا ہے, سمجھوتے کے قریب پہنچ گئے ہیں. میری جو اطلاعات ہیں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میری جو اطلاعات ہیں کہ ابھی برف نہیں پگھلی ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ. بٹوین پی ٹی آئی. اوکے, تو کیا برف پگھلنے کے اقدامات کا آغاز ہو چکا ہے یا وہ بھی نہیں ہوا ابھی؟ دیکھیں اقدامات کیا چیزیں ہوتی ہیں. اقدامات یہ ہوتی ہیں کہ ابھی آپ نے شہباز گل والی بات کی. شہباز اگین ہم جب مقدمات بناتے ہیں تو ان چیزوں کو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ مقدمات اگر آپ اس طرح کا مقدمہ بنا رہے ہیں تو پھر کیا آپ کے پاس ایسے شواہد ہیں جس کی بنیاد پہ آپ وہ مقدمہ چلا بھی سکیں گے. ماضی میں دیکھا ہے کہ بغاوت کے مقدمات کیسے بنائے جاتے ہیں یا دہشت گردی کے مقدمات کیسے بنائے جاتے ہیں. اب عمران خان سے کسی کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن عمران خان بہرحال دہشت گرد کی کیٹیگری میں آپ ان کو نہیں لا سکتے. یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو اس کو آپ اس کیٹیگری میں نہیں لا سکتے کہ وہ دہشت گرد ہے. تو میرے خیال میں وہ اس طرح کے مقدمات بنا کے گورنمنٹ اپنا ہی نقصان کرتی ہے. اور جس طریقے سے چاہے میڈیا پہ کلام ڈاؤن کریں, میڈیا کو پابند کریں, آج کی دنیا میں میڈیا پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. آج کی دنیا میں ایون پولیٹیکل لیڈر پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی, اس کی تقاریر پہ پابندی نہیں لگائی. آپ مین اسٹریم میڈیا پہ لگا دیں گے, وہ یوٹیوب چینل کے اور دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں جس میں وہ ایکٹیو ہو. میرا خیال ہے ریشنل اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی بالکل ضروری ہے, لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی صرف الیکشن سے نہیں آتی. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی صرف الیکشن سے نہیں آئے گی. اطہر کاظمی صاحب, عمران خان نے آج یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ سیاسی استحکام نہیں لائیں گے, اور سیاسی استحکام اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپ الیکشنز میں نہیں جائیں گے. اب مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی صرف الیکشن سے نہیں آئے گی. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ پلس آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عمران خان دباؤ ڈالنے میں اتنا کامیاب ہو جائیں گے کہ اس سال الیکشن حاصل کر لیں؟ دیکھیں, جو مظہر صاحب نے پہلے فرمایا نا اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. جو میرے پاس بھی خبریں ہیں اس کے مطابق ابھی تک جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے گئی, اگلے مہینے گئی حکومت, ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے حکومت کے جانے کا. ابھی تک یہ حکومت سٹے کرے گی اور الیکشنز بھی اس سال کسی کو بلانے کا کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا الیکشن کروانے سے اسٹیبلٹی مکمل طور پہ آ جائے گی, دیکھیں ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پہ نہ آئے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس سے بہت زیادہ چیزیں بہتر ہوں گی اگر الیکشنز ہوتے ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو سیلاب آیا ہوا ہے اس میں کہ آیا آپ الیکشن 3, 4, 5 مہینے اگلے کروا بھی سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے. لیکن اگر اس وقت کسی وہ کمپرومائز پہ آ جاتے ہیں, خان صاحب بھی, حکومت بھی, یا کوئی تیسرا فریق بھی, اور وہ ایک ڈیٹ دے دیتے ہیں جناب جنوری میں ہم کروا لیں گے. کیوں آئیں گے اس کمپرومائز پہ؟ وہ کیا چیز ہوگی, وہ کیا پریشر ہوگا؟
वो प्रेशर होगा खान साहब ने जो प्रेशर बिल्ड किया हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि मैं उस नहज पे ले आया हूं कि यहां से अगर एक स्टेप मैंने आगे उठा दिया तो ये फिर सिस्टम के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसमें ये दो धारी तलवार है, खान साहब के अपने भी स्टेक्स उसमें बहुत ज्यादा हैं। अगर आप उस नहज पे सिस्टम को ले आएंगे जहां पे अफरा तफरी फैलती है, जहां पे अनारकी फैलती है, तो खान साहब तो ये समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, तो फिर सबसे ज्यादा तो नुकसान उनका होगा। ये जो हुकूमत है, मेरे नहीं ख्याल में कि ये इस डर से इलेक्शन कॉल करेगी कि हमारी हुकूमत को कोई फारिग कर देगा और खुदा न खास्ता कोई ऐसा इकदाम हो जाएगा। इनकी तो ख्वाहिश होगी कि हमें इस तरीके से फारिग किया जाए जो बचत हो जाए। ये बिल्कुल उसी पोजीशन में आ गए जो इमरान खान जिस पोजीशन में थे मार्च में। ये इनकी जो पोजीशन है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह कर सकेंगे। लेकिन जो उनके इत्तेहादी हैं, जो MQM वाली बात है या जो दीगर लोग हैं, वो अगर उनसे अलग होते हैं तो फिर उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती है। और वो मजहर अब्बास साहब बता रहे हैं, वो भी MQM का भी यही एक वतीरा रहा है, उनका एक तरीका रहा है कि वो धमकाते तो हैं लेकिन वो आखिरी स्टेप उठाते नहीं हैं जब तक इनको उठाने पे मजबूर ना कर दिया जाए कहीं और से। मुनीज़ा जहांगीर साहिबा, आपको क्या लगता है कि इस वक्त कोई सूरत हालात ऐसे हैं कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार होंगे या एस्टैब्लिशमेंट मजबूर होगी कि इमरान खान से कोई बैकडोर राब्ते रखे? इस पे आपका टेक क्या है? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट अपने रास्ते कभी भी बंद नहीं करती। जब रास्ते बंद करती है तो वाजे हो जाता है। अब आप देखिए कि शहबाज गिल साहब को अरेस्ट किया गया था अगस्त के महीने के अंदर, मगर अली वजीर को उसी केस के अंदर अरेस्ट किया गया था, जो हाल में उनको अरेस्ट किया है वो फरवरी में किया गया था अभी तक। और उनको भी ये कहा गया कि जी वो उनके पर दहशतगर्दी का पर्चा भी कराया गया। आज हाल ये है कि 1.9 मिलियन उनकी श्योरिटी बॉन्ड है, जो उनको इसलिए नहीं रिलीज किया गया क्योंकि वो अपनी श्योरिटी बॉन्ड इस वक्त भर नहीं सकते। तो अगर वो इतने बड़े दहशतगर्द होते तो 1.9 मिलियन तो उनके पास होता कि वो अपनी श्योरिटी बॉन्ड जो है भर लें। और दूसरी बात ये है कि वही इल्जाम शहबाज गिल के ऊपर लगाया गया, वही इल्जाम अली वजीर के ऊपर लगाया गया। फर्क ये है कि शहबाज गिल का ताल्लुक PTI से है, शहबाज गिल को एज ए पंजाबी पॉलिटिशियन देखा जाता है, और अली वजीर का जो ताल्लुक है वो साबिक फाटा के इलाकों से है और उनकी सियासत को जो है किसी और तरीके से देखा जाता है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे जो केस होता है, तो यहाँ आपको रियासत का दोहरा मयार नजर आ रहा है, रियासत का दोहरा इंसाफ का मयार नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और आप देख लीजिए कि जो जिस तरीके से उनका केस, मैं तो फॉलो करती रही हूँ अली वजीर का केस भी, अगर आप देखें कि जो बेल है, बेल के ऊपर जजमेंट कैसे रिजर्व हो सकती है, ये तो मजाकिया खेज एक बात है कि जी बेल के ऊपर आपने ऑर्डर जो है वो रिजर्व कर दिया। कौन सी बड़ी बात होती है, या बेल मिलती है या बेल नहीं मिलती। बड़ी बड़ी जजमेंट जो हैं वो वैसे ही ये प्रैक्टिस ही गलत है कि जी जजमेंट को रिजर्व कर लेना, ये जुडिशियल प्रैक्टिस ही गलत है। मगर बड़े केसेस के अंदर भी अक्सर जो अच्छे जजेस होते हैं वो कोशिश करते हैं कि रिजर्व ना करें अपनी जजमेंट, मगर बेल के ऊपर रिजर्व एक जजमेंट करना वाकई में एक मजाया खेज बात है। तो शहबाज गिल की रिहाई को आप समझती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक रास्ता खुला रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? जी मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक पंजाबी पार्टी है और एस्टैब्लिशमेंट का हमेशा एक अलग रवैया रहा है बलूच के साथ, एक अलग रवैया रहा है पंजाबियों के साथ, और एक अलग रवैया रहा है पख्तूनों के साथ। और ये मैं नहीं कह रही, ये आज पूरा पाकिस्तान कह रहा है। जहाँ हम गए, पिछले आप भी ट्रैवल करती रही हैं सैलाबज़दा इलाकों में, हम भी ट्रैवल करते रहे हैं। जब हम बलूचिस्तान जाते हैं और हम पूछते हैं आपके पास गैस नहीं, तो वो कहते हैं बीबी कभी भी हमारे पास गैस नहीं थी, आप क्यों पूछ रही है कि अब गैस नहीं। तो देखिए एक दोहरा मेयार तो रियासत का है, और जहाँ तक किससे बात करनी है किससे नहीं करनी वाजे हो जाता है। अब देखिए ना, अल्ताफ हुसैन साहब को तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया ना, तो अब हम अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर भी नहीं सुन सकते थे। आपको याद होगा गरीदा कि जब वो तकरीर करते थे तो ये हमें अलाउड नहीं होता था कि हम उनकी तकरीर से कट करके न्यूज रूम की तरफ ही चले जाएं, खबरें ही 9 बजे की जो अहम होती हैं वो दिखा दे। वो एक वक्त था ना तब एस्टैब्लिशमेंट उनके पीछे थी, आज एस्टैब्लिशमेंट ने उनको अबैंडन कर दिया, तो आज उसको हम देख नहीं सकते। आज मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर अभी भी पेमरा ने पाबंदी लगाई हुई है कि नवाज शरीफ की तकरीरें हम नहीं दिखा सकते, तो फिर कैसे नवाज शरीफ की तकरीरें जो हैं वो PTV दिखा रहा है। तो देखिए ये दोहरा मेयार तो है। अगर आप -1 फॉर्मूला की बात करें तो खान साहब की जो एक घबराहट है वो समझ में आती है, क्योंकि पहले भी तो -1 होता रहा है। आप देख नहीं रही कि कितना बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के जो सरबराह हैं, लीडरान हैं,
किस तरह उनको माइनस एक एक करके किया गया है और सेकंड इन कमांड को पार्टी संभाली गई है। तो अगर ठीक। खान साहब ने पहले ये देखा है और पाकिस्तान ने एक्सपीरियंस किया है तो फिर खान साहब के साथ भी तो ये हो सकता है ना। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मजर अब्बास साहब, इसी पॉइंट को लेके आपकी तरफ आऊंगी और थोड़ा सा उसमें जरा एड अप करूंगी कि इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ जो उज्बेकिस्तान में है, वहां उनके रशियन प्रेसिडेंट के साथ बात हुई है। इमरान खान अपना एक बयानिया भी देते रहे कि हम रूस से तेल सस्ता लेना चाहते थे। रूस ने अब वजीर आजम शहबाज शरीफ को सस्ती गैस ऑफर करती है। क्या यहां से मुआशी सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है या वजीर आजम पाकिस्तान वापस आके मईशत की हालात को दुरुस्तगी की तरफ लेके जा सकते हैं? क्योंकि जैसा भी अतर काजमी साहब ने भी कहा कि यही सबसे बड़ा सोर पॉइंट है इस गवर्नमेंट के हवाले से, और अगर आइंदा इंतखाबात में नाकामी होती है इस हुकूमत को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, तो मईशत। तो यहां पर इमरान खान किस तरह अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं मईशत की इस सूरत हाल को लेकर? देखिए, आपकी मैं कोई बाहर माशियात तो नहीं हूं, लेकिन आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं वो किसी के बस में इस वक्त नहीं है। आप देखेंगे बड़ी उम्मीद थी कि IMF से आपका मुआहिदा हो गया तो आपके पास जो है वो मुख्तलिफ जराए से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, इवन जो आपकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरब या कतर या इन जगहों से भी कोई कैश देने को तैयार नहीं है, सब इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। क्योंकि जाहिर है एक ग्लोबल इशू भी है जो इस वक्त सूरत हाल है, इकोनॉमिक सिचुएशन वर्ल्ड ओवर। तो असल चीज ये है कि आपने IMF से मुआहिदा किया, उन्होंने $1 अरब आपको दिए और दूसरे हाथ से ले लिए। क्या आप मकरूज इतने हैं? अब आप क्या करेंगे? आपकी इंपोर्ट्स में कैसे इजाफा होगा? डॉलर आपका 230 इस नहज में पहुंच गया है सिचुएशन में। तो मेरा ख्याल है इकोनॉमिक जो ये जो इस वक्त वॉरे हो रही है, अभी आपने अगर गैस का मुआहिदा किया, बहुत अच्छी बात है, और इसको ये इन्फोर्स कब तक होगा ये भी देखना है। तो अनसर्टेनिटी तो मौजूद है, और क्यों मौजूद है? इसलिए कि इस गवर्नमेंट का टेन्योर जो है, अगर वैसे भी देख लें तो ये गवर्नमेंट 6 महीने से ज्यादा नहीं है किसी भी तरीके से। यानी अगस्त में इसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, इंटरम गवर्नमेंट आ जाएगी। तो इतने शॉर्ट टर्म पे कोई भी नहीं आएगा इन्वेस्ट करने। ये चीजें जब तक इम्प्लीमेंट होंगी तो इलेक्शन मूड में हम जा चुके होंगे। यानी अब उनके जो गवर्नमेंट खुद इलेक्शन कराना चाह रही है उसकी मैं बात कह रहा हूँ। तो ये जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन इस गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है। इस गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा चैलेंज है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही है कि अगर हम अगले इलेक्शन में इस वक्त तो आप जा ही नहीं सकते, लेकिन अगले इलेक्शन तक भी इस चीज की गारंटी नहीं है कि डॉलर कहां पहुंच गया होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डॉलर नीचे नहीं आ रहा, डॉलर नीचे नहीं आ रहा, और नीचे नहीं आ सकता जब तक आपको आपके पास आपके वो जो है वो मुख्तलिफ इमदाद नहीं मिलेगी। अभी एशियन बैंक से कुछ, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुछ उम्मीद हुई है, कुछ वर्ल्ड बैंक से उम्मीद हुई है, लेकिन ये उम्मीदें हैं। अभी प्रैक्टिकली आपकी सिचुएशन जो है वो बहुत खराब है। तो ये जो भी शहबाज शरीफ साहब को दौरे, और उसमें ऑप्टिक्स क्या है गवर्नमेंट के, आप देखें ना कि गवर्नमेंट के ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स ये है कि आपने, यानी मुझे बताएं, उन 8 स्पेशल असिस्टेंट को लगाने की जरूरत क्या थी? क्या कोई हुकूमत नहीं चल पा रही थी? अगर हुकूमत 70 लोगों से नहीं, 65 लोगों से नहीं चल पा रही थी या 60 लोगों से नहीं चल पा रही थी, तो 70 लोगों से कैसे चल पाएगी? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपके वैलिड पॉइंट्स हैं। मजर अब्बास साहब, सॉरी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, और जो डॉलर की बात है अतर काज़मी साहब से, मुनीज़ साहिबा से भी वापस आके इसका जवाब लेंगे। लेकिन डॉलर का मसला इस वक्त टोटली डोमेस्टिक है। यहाँ पर माफिया बैठा हुआ है जो कि माजरत के साथ गवर्नमेंट के अंदर भी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी है। कराची में बैठे हुए लोग इससे करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। डॉलर का ये मसनूई इस वक्त कदर जो है बढ़ाई जा रही है, और ये बहुत बड़ा माफिया है जिसपे ना फाइनेंस मिनिस्टर ना ही हुकूमत कंट्रोल कर पा रही है। मजीद इस पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है मुनीज़ जहांगीर साहिबा, अतर काज़मी साहब और मजहर अब्बास साहब। अतर काज़मी साहब, अगर मईशत की बहुत बड़ी बड़ी बातें ना की जाए, मजहर अब्बास साहब ने भी हम्बली कहा, मैं भी हम्बली कहूंगी कि मैं कोई बहुत बड़ी मईशत दान नहीं हूं, लेकिन अवाम में से हैं हम लोग भी, और अवाम से राब्ता रहता है। सब चीजें छोड़ दें, बड़ी बड़ी बातों को कि इंडस्ट्री कहां पर है, आपका FDI कहां पे है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहां पे है। सिर्फ जो महंगाई की सूरत हाल है, जो फूड इन्फ्लेशन, वो गवर्नमेंट क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है।
लोड शेडिंग 5 महीने इनको हो गए हैं, 6 months मीन्स हाफ अ ईयर इस गवर्नमेंट को हो जाएगा। लोड शेडिंग अभी तक जीरो पे नहीं जा सके जो इमरान खान के दौर में थी, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है इस हुकूमत के लिए? देखिए, जैसा आपने बात की कि इकोनॉमी की बड़े कोई पेचीदा भी इसमें चीजें होती हैं, बड़े इसमें आप टेक्निकल इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर माहिर मुआशियात रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन आम बंदा जो इफेक्ट होता है वो देखता है कि जिस वक्त इमरान खान था तो मैं 150 रुपए का पेट्रोल डालता था, मैं बिजली फी यूनिट 16 रुपए 18 रुपए देता था, मेरी गैस का बिल इतना आता था, मुझे आटा इस तरह किलो मिलता था। तो उसने इन सब चीजों के ऊपर फैसला करना है। दूसरी बात यह है कि ये लोग वादा करके आए थे कि ये सारी चीजें हम बेहतर करेंगे, महंगाई मार्च जो हुआ था, महंगाई मुकाओ ये बात करते थे, और फिर जिस किस्म का अलायंस बना गरीदा कि अननेचुरल किस्म का अलायंस, जहां पे बाचा खान के वारिस जो हैं वो जमीयत के साथ बैठे हुए, ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन भुट्टो के सियासी वारसों के साथ बैठे हुए, तो जो इतना इन्होंने अलायंस, डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं जी, डाइवर्सिटी ही है ये कि जब ज़ियाउल हक के वारिस जो हैं वो भुट्टो के जानशीनों के साथ बैठ जाएं तो ये डाइवर्सिटी। दरमियान में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी तो हुआ था ना, जिसपे फिर सबने अपनी अपनी गलतियों को तस्लीम किया था और कहा था कि अब हम आगे मिलकर चलेंगे। उसके बाद घसीटना भी था, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जिस तरह इन्होंने घसीटा था वो भी हमारे सामने है। अब बाचा खान के जो ANP है, क्या उसका नजरिया जमीयत उलमा इस्लाम F से मिलता है? नहीं मिलता। कल जो जावेद लतीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या पीपल्स पार्टी उसको ऑन करेगी? यहां पे तो PTM भी बीच में बैठी है, मोहसिन दावड़ साहब बैठे हुए, उनका अपना एक नजरिया है। वो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से 14 अगस्त को उन्होंने क्या किस किस्म की ट्वीट की, किस किस्म के इल्जामात लगाए, शहबाज गिल को तो आप भूल जाएं, उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये सारे लोग जो इकट्ठे हुए हैं ये किसी नजरिए के तहत तो नहीं हुए, ये आए हैं रिलीफ देने के लिए अपने आप को। और आज जो करप्शन केसेस खत्म करवाने, करप्शन केसेस और नैब है। नहीं, आप उसका देख लेना कि नैब के जो कानून में तरमीम हुई, ये कहते थे कि स्टेट बैंक का जो कानून इमरान खान ने बनाया, ये असेंबली के अंदर खड़े होके बिलावल साहब ने फरमाया, एहसन इकबाल साहब ने फरमाया, पूरी PDM ने कहा कि ये वासराय बना दिया है जो गवर्नर स्टेट बैंक को। तो इन्होंने नैब का कानून चेंज कर लिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का कानून चेंज कर लिया, EVM का चेंज कर लिया, स्टेट बैंक का भी चेंज कर देते। अब वो कानून तो वही है, वो इन्होंने क्यों नहीं चेंज किया? इसलिए कि जो इनको अपने जाती जहां तक मफादात हैं वो ये कर रहे हैं। ये वो चीज है जो आम शख्स देखता है, वो ये नहीं देखता कि इस वक्त FDI कितनी आ रही है या दीगर क्या मसाइल हैं। वो ये देखता है कि इनके काम तो सारे सीधे हो गए, इनके बच्चे हुकूमत भी सीख रहे हैं। किसी का ये जो मौलाना साहब कहते थे जाली असेंबली है, उसकी एक्सटेंशन मांग रहे हैं अब ये जाली असेंबली। हम बात करेंगे आगे चल के कि तो ये अवाम तो इस तरह देखती है चीजों को, मेरी तरह आम बंदे की तरह। वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते ये कि किस तरह की चीजें हल होंगी, तो उसके ऊपर उन्होंने वोट देना है, उसमें यकीनन फिर इनको मसला होगा। मुनीसा जहांगीर साहब, आप क्या कहती हैं कि ये जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए कितनी टफ हो सकती है, या आप समझती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वापस आएंगे, रूसी सदर ने एक गैस का, सस्ती गैस का बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, चीजें उसके बाद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त इलेक्शन करना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, इसलिए चूंकि आधा मुल्क जो है वो सैलाब के अंदर डूबा हुआ है, लोग अपने घर बार, अपने बच्चों को खो बैठे हैं। इस वक्त है कि पॉलिटिशियंस इकट्ठे हों, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई हुकूमत हो, और इकट्ठे मिलकर काम करें। और देखिए, यही मौके होते हैं कि सियासतदान अपना कैलिबर दिखाते हैं कि वो सियासत से बालातर होके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, और बड़ा अच्छा मौका है कि आप जो है अपने हलकों में जाके आप काम करें। मगर मैं एक चीज जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर आपने मुल्क की मईशत को चलाना है, ये मैं तो नहीं, ये तो बहुत सारे जो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो कहते रहे हैं, और अब ये मानी हुई बात है, तो आपको यहाँ पे सियासी जो है स्टेबिलिटी चाहिए। और जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक माशी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ये किसी भी आप समझते हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है मुनीसे? मैं समझती हूँ कि इस मुल्क के अंदर सियासी स्टेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली एस्टैब्लिशमेंट में नहीं आनी, और मैं समझती हूँ कि जब आप सियासी स्टेबिलिटी नहीं आने देते और आप सियासतदानों के हाथ पकड़ लेते और कहते हैं कि आप गवर्न करें। छोटी सी बात है गरीदा, मैं और आप एक प्रोग्राम जो है चलाते हैं, मगर कल को अगर हमें ये बता दिया जाए कि आपके हमने हाथ बांध दिए, अब आप प्रोग्राम चलाएं, और ये भी नहीं पता कि कल हम आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो मैं और आप किस कैफियत के अंदर ये प्रोग्राम अच्छा चला सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो मुल्क चलाना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप हिंदुस्तान को देखें जिसने इतनी तरक्की की, चले हिंदुस्तान छोड़ दें, बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश के अंदर आखिरकार सियासी इस्तेकाम आया तो उनकी करेंसी स्टेबलाइज हुई। फिर बांग्लादेश के अंदर उन्होंने खवातीन को मौके दिए, जिस तरह के इकोनॉमिस्ट या आतिफ कहते रहे हैं, तो वहां पे स्टेबिलिटी हुई।
स्टेबिलिटी होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी। इस वक्त पाकिस्तान लेकिन मुनीज़े मिसाल के तौर पे सॉरी टू कट यू इन, मिसाल के तौर पे इसका जो फूड इन्फ्लेशन है, अब फूड इन्फ्लेशन एस्टैब्लिशमेंट ने तो हाथ नहीं बांध के रखे हुए ना गवर्नमेंट के कि जी आप फूड इन्फ्लेशन इस वक्त 47-48 पे पहुंच गई है, उसको कम करके आप सिंगल डिजिट पे नहीं ला सकते। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट की अपनी ही नाअहली होगी ना, ये आप समझती हैं कि नहीं? ऐसा नहीं, मैं समझती हूँ कि फूड इन्फ्लेशन हो सकती थी कंट्रोल, और मैं गिव मी सम टाइम, मैं आपको बताती हूँ कैसे हो सकती थी। एक वक्त था जब बेनजीर भुट्टो साहिबा ट्रेड करना चाहती थी हिंदुस्तान के साथ। आज इस बात को माना जा रहा है कि अगर हम ट्रेड करेंगे हिंदुस्तान के साथ और वहां से प्याज आएगा और मटर आएगा और टमाटर आएगा तो यहाँ पे प्राइसेस जो स्टेबलाइज होंगी। तो जब बेनजीर भुट्टो साहिबा करना चाहती थी 98-99 के अंदर, तो 89 और 89 के अंदर, तो तब उनको सिक्योरिटी रिस्क क्यों कहा गया? तो जब सियासतदानों के पास एक सूझबूझ है, एक कलेक्टिव विजडम है, ये मानी हुई बात है कि सियासतदान ही मुल्क चलाते हैं, तो आप दूसरी तरफ क्यों जाते हैं? जब ये बात उन्होंने 2 दहाई पहले कर दी थी और मियां नवाज शरीफ ने क्या नहीं कहा था कि मैं ट्रेड करना चाहता हूँ हिंदुस्तान छोड़ दें, आप अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर सकते हैं। आज आपको बाकी ममालिक ये कह रहे हैं कि आप आमादा हो जाएं, आप जो है ट्रेड करें हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ। अभी जब आपकी कीमतें ऊपर गई हैं प्याज की, तो आपने कहाँ से मंगवाया? आपने ईरान से मंगवाया है ना। तो अगर आपके ताल्लुकात ही ठीक नहीं होंगे आपके नेबर्स के साथ, तो आप ट्रेड अमेरिका के साथ तो नहीं कर सकते। तो मैं समझती हूँ कि ये सारी चीजें बड़ी लिंक्ड हैं। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो हम कुट्टी करके बाकी ममालिक के साथ नहीं बैठ सकते, हमें अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे और हमें अपने ट्रेड लिंक्स खोलने होंगे। नहीं तो फूड इन्फ्लेशन तो आप छोड़ें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को कोई तैयार नहीं है। और ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर आप लोग इन्वेस्टर्स से पूछें तो वो कहते हैं कि यहाँ पे तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा निजाम चलता है और कौन सा निजाम नहीं चलता। आप देखिए कि यहाँ पे जब लोग आते हैं, वो बात करना चाहते हैं अथॉरिटी से, तो उनको बताया जाता है कि जी असल में तो जो हुक्मरान है वो कोई और है। तो हाउ डज दैट लुक टू एन इन्वेस्टर हु वांट्स टू कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान? ठीक, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ एक्सटेंशंस की बातें हो रही हैं, 2 एक्सटेंशंस की बातें हो रही हैं। कौन सी एक्सटेंशन पाकिस्तान के लिए मफीद है, फायदेमंद है, किसकी ज्यादा जरूरत है, इसके हवाले से सवाल करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मजहर अब्बास साहब, 2 एक्सटेंशंस की बातें हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनकी चहमगोइयां हो रही हैं, अभी तक कंफर्म कोई भी नहीं है। एक एक्सटेंशन तो आप जानते ही हैं और दूसरी पार्लियामान के एक्सटेंशन के हवाले से। कौन सी एक्सटेंशन होनी चाहिए, किसकी जरूरत है, कौन सा फायदा मंद है? क्या पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि दोनों या दोनों में से कोई एक एक्सटेंशन हो जाए? देखिए, उसूली तौर पे तो दोनों नहीं होनी चाहिए, और ये एक्सटेंशन का जो चैप्टर है इसको बंद कर देना चाहिए, इसलिए कि आप एक तरह का पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस नजर आते हैं इसके अंदर। अभी मुनीज़े एस्टैब्लिशमेंट के रोल की बात करिए। एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो था वो था, उसको बढ़ावा किसने दिया, उसको मजबूत किसने किया? इसी क्राइसिस में ले लें, मौजूदा क्राइसिस में ले लें, 5-6 महीने क्राइसिस आया है, किस वक्त यकायक अदम एतमाद की तहरीक आ गई। वो सारे लोग जिनको हम 2018 में, जिसको यही पीडीएम की पार्टी 2018 में कहती थी कि ये एस्टैब्लिशमेंट के प्लेयर्स हैं, वो जब आपके प्लेयर्स बने तो वो एक्सेप्टेबल हो गए। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट तो वो खुद कहती है ना न्यूट्रल है। मुझे तो आप ये बताएं ना कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, MQM, PMLQ, इन्हीं 3 के बारे में 2018 में कहा जाता था ना कि यूं घुमा के और ये बना के PTI की गवर्नमेंट बनाएगी, जो कि गलत नहीं था। लेकिन फिर क्या अदम एतमाद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ठीक हो गई, MQM पाकिस्तान ठीक हो गई, मुस्लिम लीग काफ ठीक हो गई? तो जब आप मोहरे के तौर पे इस्तेमाल होते हैं तो फिर ये दावे नहीं किया करने चाहिए। फिर जब आप आज मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू आप सुन लें कि जी अगर ये सारे इदारे मिल जाएं तो इमरान खान का मामला 3 दिन में हम तय कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने ओपोनेंट को नीचा दिखाने के लिए आप खेलते हैं उनके हाथों में। तो फिर ये आप न्यूट्रल का हमारी यहाँ मुराद यही होती है कि जी दूसरे को नीचा दिखा दो। तो मेरे साथ इमरान खान भी यही कर रहे हैं, वो यही कोशिश कर रहे हैं ना। कल तक तो वो ये कहते थे कि न्यूट्रल होना चाहिए, फिर उन्होंने न्यूट्रल की थ्योरी बदल दी।
और गरीदा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ताल्लुक अच्छी गवर्नेंस से भी होता है। आप आज सोचें कि पैनाडोल नहीं मिल रही मुल्क के अंदर, जी इसका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से तो नहीं है ना। इसका ताल्लुक तो फिर, माफ कीजिएगा, इसका ताल्लुक तो फिर बैड गवर्नेंस से है। महंगाई आप 40-50% कम कर सकते हैं अगर आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस करें। राइट। महंगाई जो मल्टीप्लाई होती है ये बैड गवर्नेंस से होती है। बदकिस्मती से हमने अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम नहीं की, और जब आप एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पे खड़े होते हैं, हाई मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े होते हैं, तो फिर आप पोजीशंस लेते हैं कम वोट में, इख्तिदार मिले या ना मिले, आप फिर लड़ाई लड़ते हैं। आपको अगर फांसी हो जाए तो आप माफी नहीं मांगा करते, फिर आप गोइंग टू द गैलोज जाते वक्त आप ये कहते हैं कि मैं हिस्ट्री में रहना चाहता हूं, मैं जो है वो तारीख के हाथों मरना नहीं चाहता। ये तो आइडियलिस्ट बातें कर रहे हैं मजहर अब्बास साहब, आप आजकल के दौर में, या आइडियलिस्ट बातें हैं? नहीं, आइडियलिस्ट बातें नहीं है, ये आपकी पिछले 40 साल की हिस्ट्री में हो चुका है ना भाई। यही एनआरओ जो जिसकी हम बातें करते रहे हैं और जो मिलता भी रहा है, यही एग्जैक्टली ड्राफ्ट गुलाम मुस्तफा जतोई ने तैयार किया था भुट्टो की फांसी को खत्म करवाने के लिए, और वो गए थे जनरल जियाउल हक के पास ये प्रपोजल लेके कि जी अगर आप माफ कर दें तो भुट्टो और उनकी फैमिली मुल्क से बाहर चली जाएगी और उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक आप इख्तिदार। लेकिन जब भुट्टो को पता चला तो ही शाउटेड एट बेगम नुसरत भुट्टो, कैसे जतोई ने जाके ये बात कर दी। तो आप कहीं ना कहीं आके ये स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लेते हैं। ठीक। मेरे नुक्ते नजर से, हो सकता है मैं गलत हूं, नवाज शरीफ साहब अगर 2000 में डील करके बाहर नहीं जाते तो जनरल मुशर्रफ 9 साल हुकूमत नहीं कर सकते थे। बेनजीर भुट्टो अगर 88 में तमगा जमहूरियत नहीं देती असलम बेग को और अपोजिशन में बैठ जाती हैं उस वक्त 88 में, तो उस वक्त की IJ अगर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होती वो गवर्नमेंट नहीं चल सकती थी। ठीक ठीक। अपने तारीख में हमारे सियासतदानों ने तारीख में बड़ी बड़ी सियासी गलतियां की हैं और इससे एस्टैब्लिशमेंट को हमने मजबूत किया है कमजोर करने के बजाय। लेकिन सीखा कुछ नहीं है। इसी पॉइंट को लेके मुनीज़ जहांगीर साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। 2 एक्सटेंशंस की बातें हो रही हैं। एक एक्सटेंशन के बारे में इमरान खान कहते हैं कि एक्सटेंशन नहीं, डिफर कर दें आप। तो ये डिफरमेंट क्या एक नई चीज जो है इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है? इसका मकसद क्या है? फिर पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की तारीख पे इसके असरात क्या होंगे? और दूसरा, पार्लियामान की एक्सटेंशन, क्या उस एक्सटेंशन को आप समझती हैं कि वो पॉसिबल होगा लीगली, पार्लियामेंट्री तौर पे? देखिए, पहले तो मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी कि मजहर साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, हमारे सीनियर हैं, मगर मैं ये समझती हूँ कि जितने भी मुल्क जिनके अंदर डिक्टेटरशिप्स रही हैं उन्होंने तरक्की नहीं की, माशी तौर पे तरक्की नहीं की। और इसकी यही वजूहात है कि जो सियासतदान हैं उन्होंने, और जिन मुल्कों ने तेजी से तरक्की की है, फॉर एग्जांपल इंडिया का आप देख लें तो मनमोहन सिंह फॉर्मूला था जिसकी वजह से एकदम हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आई। सो मैं समझती हूँ कि जो सियासतदानों की सूझबूझ है ना सिर्फ हुकूमतें चलाने की मगर मईशत चलाने की, वो दुनिया भर के अंदर हमने देखा है हमेशा से बेहतर रही है। दूसरी बात ये है कि एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये जरूर है कि सियासतदानों ने गलतियां की हैं, मगर जिस मुल्क के अंदर तालिबान भी सियासतदान को मारे, वो सही तरीके से हुक्मरानी भी ना कर सके, इतने चैलेंजेस हों कि वो उधर तक पहुंच भी ना सके, एस्टैब्लिशमेंट भी उनको मारे, तो गनीमत है कि यहाँ पे सियासतदान बच गए। मैं समझती हूँ कि कुछ सियासतदानों को कुछ क्रेडिट भी देना चाहिए। दूसरी बात जो आपने पूछी कि एक्सटेंशन जो है वो दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, और मुझे नहीं मालूम, अभी क्या राइयां तो इस्लामाबाद में हो रही हैं कि जी एक्सटेंशन शायद दी जाए, मगर सवाल ये है कि क्या एक्सटेंशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या ये इदारे के लिए अच्छा होगा, क्या ये इदारे के वकार के लिए अच्छा होगा? और जहां तक जमहूरियत का सवाल है, तो देखिए पार्लियामान की एक्सटेंशन जो मौला फजल रहमान कह रहे हैं, जी पार्लियामान की एक्सटेंशन अगले साल जो मैंने सुना है और जो आप भी शायद सुन रही हो कि जी अगले साल इलेक्शंस जो है असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करेंगी
اور اگر حالات اس طرح رہے تو اسمبلیز کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے اور ان کو الیکشنز کال کرنے چاہیے. پارلیمان کی ایکسٹینشن کیسے ہوگی یہ بڑا مشکل ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا قانونی طور کے اوپر بھی. جب اسمبلیز اپنی مدت پوری کریں گی تو ان کو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بلانی ہوگی, اینڈ اٹ وونٹ بی ایزی ٹو ڈیلے ٹو گیو another extension to this parliament. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر آئینی ترمیم کرنا چاہیں گے تو اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف اسمبلی میں سے باہر ہے. اطہر کاظمی صاحب یہ سوال ہے کہ جو آپ کا پوائنٹ تھا کہ ایک طرف مولانا فضل الرحمان عمران خان کے ہوتے ہوئے اسی اسمبلی کو جعلی کہتے تھے, اب اسی اسمبلی کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, کیا یہ پاسبل ہو پائے گا اور عمران خان پھر کہاں سٹینڈ کریں گے اگر ایسی کو آئینی ترمیم لائی جاتی ہے؟ اور دوسری ایکسٹینشن کے بارے میں بھی آپ کی رائے, جو کہ عمران خان کہتے ہیں ڈیفرمنٹ ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو دونوں ایشو ہیں نا, یہ دونوں ایشو اس وقت جو ہے اس میں کلیدی کردار سیاستدان ادا کر سکتے ہیں. اب ایک طرح سے جو ہم بلینکٹ فتوے دیتے ہیں نا سیاست کے اندر, خان صاحب کسی کو غدار کہہ رہے ہیں, وہ خان صاحب کو سیاستدان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر جماعت میں جینون ڈیموکریٹس موجود ہیں, ہر جماعت میں. یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کس حد تک اپنا رول لینا چاہتے ہیں. کوئی بھی آپ کو رول پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. آپ مغربی جمہوریتوں کو بھی دیکھ لینا, اداروں کے اندر کشمکش رہی ہے, پھر آ کے وہ ایک جگہ پہ سیٹل ہوئے ہیں. تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیٹی مفادات کے لیے, شارٹ ٹرم مفادات کے لیے کچھ ایسا بات کر دیتے ہیں کہ وہ لانگ ٹرم جو آپ کا ٹوٹل گول ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کدھر گیا؟ بہت ساری چیزیں ہم نے حالیہ تاریخ میں ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ بدلی ہیں. تو یہ سیاستدانوں نے کچھ فیصلے کرنے ہیں. اب اس میں خان صاحب بھی شامل ہیں, اس میں دیگر بھی شامل ہیں. سب نے ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے. جب تک ہم ایکسٹریم پوزیشن لیں گے, چاہے وہ ہم تجزیے میں لے لیں یا سیاست میں لے لیں, اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. اس لیے کہ خان صاحب پہلے کچھ اور کہتے تھے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے تحت ہی وہ انتخابات میں جانے کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی ایشو نہیں ہے, ان کو اس حکومت سے ایشو ہے. یہ حکومت جو پہلے کہتی تھی خان صاحب سے تو مقابلہ ہی نہیں ہے نا, وہ تو لانے والوں سے مقابلہ ہے. تو وہ لانے والے کون تھے؟ کوئی یوگوسلاویا کے لوگ تھے, وہ کون تھے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ سب کو سوچنا چاہیے, ہم سب کو انہوں نے لے کے آگے چلنا ہے. میں 100% ایگری کرتا ہوں, اگر ملک کو کوئی آگے لے کے جائے گا, سیاستدان لے کے جائیں گے. آپ کی جو 50% خواتین کی آبادی ہے ان کی انکلوژن ہوگی آپ کی اکانومی میں, آپ کی سیاست میں, آپ کی نیشنل ڈیبیٹ میں. 70 سالوں میں ایک آپ نے سپریم کورٹ کی جج پیدا کی اور اس کے اوپر بھی آپ بغلیں بجا رہے ہیں. تو بہت سارے ہمارے مسائل ہیں, بڑے گمبھیر مسائل ہیں, لیکن اس کا حل ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں نکال کے دینا. بہت زبردست بات, اور اسی بہترین بات پہ پروگرام کنکلوڈ کریں گے. اطہر کاظمی صاحب بہت شکریہ, مظہر عباس صاحب, منیز جہانگیر صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah. I'll see you on Monday inshallah. اللہ حافظ.